Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So now INMAT is round the corner. और अगर आपने अपनी तैयारी स्ट्रैटेजिकली शुरू कर दी है इट्स अ ग्रेट थिंग राइट एंड इन ऑर्डर टू हेल्प यू एंड गेट बेटर विद योर कॉन्सेप्ट्स वी आर ब्रिंगिंग दीज एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड सेशंस जहाँ पे हम आपको इंटेंस प्रैक्टिस करवाएंगे राइट सो दिस वुड बी close to 1.5 hour session where we'll be doing some top notch questions and the difficulty and the nature of the questions have been aligned according to NMAT, right? So when we see a recorded session, ideally we should be not just watching it like a movie, right? We should be parallelly solving the question. So what I will do is I will show you the question wherever needed. I will give you some strategies also, and you can take some time. You can pause the video, or if you feel that the given time by the teacher is not sufficient enough, or you need more time to take a look at the options or think about the answer, so you can pause the video, solve the question, and then resume watching the video. So this is how you'll be able to practice extensively and you'll be able to make most of this particular session. ठीक है जी? So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए मिक्स बैग सेट कर रहे हैं ताकि आपको एक सेक्शनल टेस्ट जैसा ही फीलिंग आए और आपकी लर्निंग इनहांस हो जाए, राइट? सो दिस इज अ टिपिकल सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन. मैं आपको टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए. पहले आप एक बार स्ट्रैटेजिकली देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस जिनको आप सेंटेंस कंप्लीशन फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस कहते हैं, इनको कैसे अप्रोच किया जाता है. बिकॉज इफ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर्स इफेक्टिवली, राइट? तो अगर हम बिना स्ट्रैटेजी के करेंगे, क्वेश्चन आसान है तो हम सेल थ्रू कर जाएंगे, बट इफ इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन देन वी माइट फाइंड सम हर्डल. तो क्या करना है, सबसे पहले दिस इज व्हाट वी कॉल अ फिलर क्वेश्चन या सेंटेंस कंप्लीशन का इसको क्वेश्चन कहते हैं. अब इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट ब्लैंक. ऐसा नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट ब्लैंक को सॉल्व करना है फिर सेकंड को. इन केस इट्स अ ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चन ऑल्सो, 3 ब्लैंक्स भी कई बार देखे गए हैं. तो ऐसा नहीं करें कि मैं पहला ब्लैंक सॉल्व करके ही दूसरे पे जाऊंगा. नहीं, आपने जिगसॉ पजल देखी, उसमें हम कैसे काम करते हैं कि जो पीस हमें पहले समझ में आता है कंबाइन करने का, हम उसको कंबाइन कर देते हैं और कंप्लीटेड पीस की मदद से हम डिफिकल्ट पोर्शन को कंप्लीट करते हैं. तो अब यहाँ तो अगर आपने एक भी ब्लैंक डिकोड कर लिया तो आपके लिए गेम रिलेटिवली आसान हो जाएगा. वैसे इतना आसान करते नहीं है, बट स्टिल स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, राइट? तो व्हाट इज द फर्स्ट सजेशन? That try to understand what is the discussion about, right? What or who are we talking about? Start with the easier blank. फिर देखिए उस ब्लैंक से एसोसिएटेड क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है. सो what are we trying to tell you? We are trying to tell you that understand the concept, right? आपको लगता है कि जब हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें तो क्वेश्चन जब हमारे सामने आ रहा है प्योरली वोकैबुलरी का टेस्ट है. बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, भ्रम है ये, राइट? दिस इज अ मिथ. इट इज, yes, of course vocabulary is being tested, we cannot absolutely reject the idea, but it is more about are you able to understand the context, are you able to understand and interpret the information provided. तो कहीं ना कहीं एक extension ही है comprehension का, right? Just the presentation and packaging of the question is flavorful, it's different. So try and identify who or what are we talking about, what is the additional information. अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं आपको ट्रांजिशन वर्ड्स मिलते हैं, अब आपको लगेगा मैम ट्रांजिशन वर्ड्स का पीछा नहीं छोड़ती, बट ट्रांजिशन वर्ड्स आर रियली क्रूशियल. तो अगर आपको ट्रांजिशन वर्ड्स मिलते हैं तो वो भी क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे. नाउ इफ पॉसिबल प्रिडिक्ट द आंसर. जब आप आंसर प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो कीप द आंसर चॉइस टू बी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट कि आप बहुत फैंसी वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं. आप हिंदी में प्रिडिक्ट करिए, बेसिक इंग्लिश में वर्ड प्रिडिक्ट करिए, राइट? इससे क्या होगा, इससे आपको कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस स्वे नहीं करेगी. And the last step is do process of elimination, and then once you are done with one blank then you can repeat the process for the next blank, right? तो एक standardized approach है, इसको आपको हर fill in the blank के question में follow करना है, right? अब आपको मैंने approach समझा दी. I will step aside, I will give you some time to solve the question. अगर आपको लगता है कि मैम का जो गिवन टाइम था उसमें तो नहीं हुआ, तो मैम जब एक्सप्लेनेशन ऑफर करें उससे पहले आप वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट करिए, फिर वीडियो देखना शुरू करके रीजनिंग से अपनी रीजनिंग को अलाइन करिए. ठीक है जी, चलिए. नाउ लेट्स टेक अ लुक.
अगर आपको और टाइम चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर आप सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। सो ऑल्दो अब हमारे पास ट्रांजिशन तो आ गया, यानी कि हमें केयरफुल रहना है, राइट। तो इसको एक बार मार्क कर लेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस रिटेल बिजनेस, रिटेलर्स मस्ट अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज टू रिमेन। तो ऑल्दो ऐसा नहीं हो सकता कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे, कंप्लीटली रिटेलर्स को रिप्लेस कर देंगे, पर retailers must adopt strategies to remain what to remain in the market, right? That's what you will try and understand, right? अब आपने देखिए इस स्टेटमेंट में what are we talking about कि retailers को क्या करना चाहिए, उनको कौन सी strategies को adopt करना चाहिए so that they are not थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, दे रिमेन रेलेवेंट, राइट। और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कह रही है कि ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स वाले कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे रिटेलर्स को, बट रिटेलर्स शुड बी ट्राई टू स्टे इन द मार्केट, राइट। तो मेरा प्रेडिक्टेड वर्ड क्या हो गया, दे शुड ट्राई टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट और दे शुड बी able to offer some USP, something of this idea, right? अब आप क्या करिए, बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक, इसके बेसिस पे कोई एलिमिनेशन कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। दे मस्ट अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज टू रिमेन स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है स्ट्रैटेजिक रहने के लिए, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, राइट। तो यानी कि ये तो मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ they must adopt strategies to remain elaborative. Elaborative is detailed, so detailed is irrelevant in the context. Yes, they must adopt strategies to remain competitive. Yes, this could be an answer, right? Conclusive, conclusive तो end result हो गया ना, आप एक ongoing business trend में conclusive नहीं हो सकते, you have to keep on evolving, so conclusive also doesn't match. Now स्ट्रैटेजीज टू रिमेन अडेप्टिव, अगर आपको प्राइमा फेसी लगता है कि अडेप्टिव कुड बी माई आंसर, आप इसको रखिए, राइट। देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस योरसेल्फ कि आपको अडेप्टिव को अभी के अभी एलिमिनेट करना है या आपको अभी के अभी उसको रखना है। तो दो ऑप्शंस जो आपको लगते हैं कि ये मेरे क्लोज ऑप्शंस हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट राउंड में आपने इजी एलिमिनेशन कर दिया, स्ट्रैटेजिक, एलैबोरेटिव और कंक्लूसिव को एलिमिनेट करने में आपको कोई खास सरदर्द नहीं होगा, कॉम्पिटेटिव और अडेप्टिव आप रखिए, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Many retail stores are already developing their online shopping apps and dash with e-commerce platforms to increase their reach. So they are basically partnering, right? तो यहां पर आपके पास क्या आएगा step, that they are basically partnering. Partnering, okay? So when we say partnering, तो इन दैट केस हमारे पास कोलैबोरेटिंग है, कोलैबोरेशन क्या, पार्टनरशिप तो है, राइट। सो व्हाट इज मैचिंग बेटर, कोलैबोरेटिंग। इंगेजिंग नहीं, engaging can be without partnership as well, right? So in this context which is a better option, we can go for C as the right choice. तो logically देखिए ऐसा नहीं है कि जब हम बोलते हैं बच्चे को कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करिए तो कोई आउट राइटली डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी जो बहुत ज्यादा टाइम कैप्चर कर जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, इट्स जस्ट दैट आपका अप्रोच ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वी विल गो फॉर सी एज द राइट आंसर। चलिए, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके पास ट्रिपल ब्लैंक्स हैं, तो ट्राई टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजीज दैट हैव बीन टॉट टू यू, राइट। एक बार देखिए, लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइडियली इन क्वेश्चंस में लगभग 45 सेकेंड तक का टाइम आप दे सकते हो। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ड्रिवन है तो यू कैन स्ट्रेच अप टू 50-55 सेकेंड्स ऑल्सो। तो अगर आप पहले कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम एक्सपो SAT है, उसको डिजाइन किया है फॉर स्टडिंग एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना स्पेसिफिकली इन एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। तो जो करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स होंगे दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द प्लान्ड नेचर ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इन द साइंटिफिक स्टडीज इट विल कैरी आउट, राइट। सो अब आपको कहानी समझ में आ गई, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। तो अब आप बिगिन करो ब्लैंक को फिल करना। एक्सपोसैट इज डैश टू एक्सप्लोर एंड स्टडी द वेरियस डायनेमिक्स, तो मतलब इट इज क्रिएटेड, इट इज डेवलप्ड, इस तरीके का आइडिया हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इट इज यूजली फॉर बिल्डिंग्स, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। रेज आप बच्चे को करते हो, राइट, एक स्पेसक्राफ्ट को रेज नहीं करते। सो क्रिएटेड, डिजाइंड एंड डेवलप्ड, ये तीनों चॉइसेस को आप प्राइमा फेसी ऐसा है रख सकते हैं, राइट। सो यू कुड से दैट दे हैव बीन डिजाइंड, देयर इज नो हार्म in picking up designed also, right. Created also is fine, there is nothing wrong about it.
एंड डेवलप्ड कैन ऑल्सो वर्क, राइट। तो अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे, अगर मैं सिर्फ पहले ब्लैंक पे जाऊं तो भी मैंने क्या किया, 2 चॉइसेस रूल आउट कर दी। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कंपटीशन है तो मैं 5 लोगों से लड़ाई कर रही हूँ, उसकी बजाय मैं कितने लोगों से लड़ रही हूँ, उसकी बजाय मैं सिर्फ 2 लोगों से लड़ रही हूँ, तो विच इज अ बेटर थिंग। 2 लोगों से लड़ना है ना, तो जितना हो सके अपने गेम को सिंप्लीफाई करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर्ड और रेस तो नहीं हो सकता, तो हमने ये 2 चॉइसेस हटा दी, right? To and study the various dynamics of dash astronomical X-ray sources in extreme conditions, which will be dash by 2 scientific payloads carried by the spacecraft while orbiting in a low Earth orbit, right? So now if we see, the second one could be dynamics of something which is exciting or difficult or complex. तो इस तरह का idea second blank में fit in हो सकता है, right? So if you take a look at this, dynamic is also fine, right? A dynamic instrument, astronomical X-ray, it could be intense also, it could be complex also. तो अभी यहाँ पर भी जो हमारे पास options है उसके basis पे कोई एक strong elimination नहीं होता, which is fine, which will be dash by 2 scientific payloads, so which will be supported by, promote तो नहीं हो सकता, right? Promoting could be philosophy you are promoting, a mindset that you are promoting, right? So promoted word does not match, right? Now we have 2 choices. Facilitated could be there. Facilitate is helping in the process, right? So that's something that we can keep. Supported से अगर आप compare करेंगे facilitated को, तो facilitated is better. Supported क्या होता है, आप कोई research paper को support कर रहे हो, scientist को support कर रहे हो, right? So the system can facilitate, right? So what is the correct answer? We will go for D as the right choice. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's take a look at this parajumble question, right? तो ये तो आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, because parajumble strategies and tactics आपने CAT के लिए भी पढ़ा ही है. But just again to give you a quick revision, तो जब हम parajumble की बात करते हैं, there are some important pointers to keep in mind. Again, since you have to rearrange the sentences to form a meaningful paragraph, you should know what's happening in the discussion, right? So crux identification is crucial. Now, usually when we try to arrange the sentences, it forms a structure which is called inverted pyramid structure, where the most general statement begins with the discussion, and as you proceed, there is more precision added in the context, right? Then again, you have to pay attention to demonstratives. What are demonstratives? This, that, these, those, such words. Pay attention to pronouns. All these clues will help you make mandatory pair. So mandatory pair का क्या मतलब होता है? ऐसे 2 sentences which should go hand in hand, right? तो कोशिश करिए कि आप mandatory pair identify कर पाएं और transition words को observe करिए. Transition words कौन से होते हैं? Words like yet, nonetheless, in spite, despite, furthermore, moreover, right? So such words will make the process of sorting parajumbles easier for you, right? Now let's take a look at this particular set. Again, I'll step out aside and there are options. So जैसे ही आपके पास options है parajumbles में, टीटा का सवाल नहीं है, तो ऐसे ही आपके लिए game थोड़ा simple हो जाता है. तो देखिए आप कैसे इस question को solve करेंगे. Then I'll provide you with the explanation for the same. Try to make mandatory pair, right? देखिए आप क्या logic इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए, और समय चाहिए हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा. इन द रोमन एम्पायर, व्हाट यूरोजेटिज्म meant in practice was the transfer of wealth from the private to the public sphere. Now, the arena in which this transfer played out was the local municipality. At the lower end of the scale of civic benefaction was the organization and funding of public banquets and public entertainments, such as gladiatorial combats. The whole practice of public expenditure and civic benefaction in the ancient Mediterranean world has come to be known as Eurogetism, a neologism derived from ancient Greek and meaning literally the doing of good deeds. तो अब देखो, अगर आप कोई भी डिस्कशन को बिगिन करते हो तो यू स्टार्ट बाय the most general statement, right? You start by introducing the topic. तो इन सब में introduction कौन सा statement सबसे बढ़िया तरीके से कर रहा है? Definitely 4. This is actually bringing the term into the context and giving you the literal meaning of it. So 4 can be our opening statement. So let's see, on this basis, can we eliminate any choice? Yes, we can. We can eliminate C, we can eliminate E, right? तो जब भी आप question solve कर रहे हैं, aggressive elimination रखिए, that will make the game far more simpler.
Now if you take a look at sentence 1, in the Roman Empire what Eurogetism meant, so you have been provided with the definition if the meaning has been derived from Greek and what is the actual literal meaning and what it has been considered in the Roman Empire. So it's again building on the idea. Do you understand कि अच्छा Greek Empire में ये meaning था, अब Roman Empire में कैसा meaning था? So 1 is basically building on 4. So very clearly we can make 4 1 a mandatory pair. So 4 has to begin and 1 has to be followed. 4 and 1 have to be together. So this is the mandatory pair. तो 4 1 mandatory pair कौन सी choice में आपको दिखता है? केवल A choice में दिखता है. So A will be our answer. Simple, right? It did not take much of the time. अब आप अगर देखेंगे तो 2 3 से fluidity establish हो जाएगी. That will not be a trouble. But as much as possible, if you can use options, please don't consider it to be, which is not done by intelligent students. In fact, students who are intelligent and wise, they will be utilizing the options that have been given to them. Right? Chaliye, let's move to the next question. So what is this question? You have a highlighted idiom. So I will highlight it. It's in the vault. Right, so this is the highlighted idiom and you have to see which choice will match. Right, तो in this case आप क्या करिए, थोड़ा सा contextually भी understanding build करने की कोशिश करिए, कहानी समझिए. यूजुअली इन तरीके के क्वेश्चंस में एक एडिशनल सेंटेंस होता है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए और वो एक तरीके का क्लू होता है जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी मदद करता है. राइट, आई विल स्टेप असाइड, रीड इट नाइसली एंड देन आई विल एक्सप्लेन द राइट आंसर टू यू. Now let's take a look at this. The Five Eyes Alliance operates in the vault, keeping the public largely uninformed about its activities and surveillance initiatives. तो अगर public uninformed है, पब्लिक को पता ही नहीं है, तो काम कैसे हो रहा है? छुपते छुपाते हो रहा है. ये आप समझ गए, राइट? बस इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा. ओपन में तो नहीं है. इफ पब्लिक इज अनइन्फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना है कि अन अगर पढ़ना भूल गए तो फिर मतलब बिल्कुल उलट हो जाएगा. राइट, अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज, बिहाइंड क्लोज डोर्स, इन सीक्रेसी. सो कॉन्टेक्चुअली इसका मतलब क्या? अब आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी आने जरूरी है, बट द आइडिया इज दैट व्हेन अदर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इट इज डन इन सीक्रेसी. सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? वी विल गो फॉर बी एज द राइट आंसर. Let's take a look at the next question. Again, a sentence completion set. इस topic को अपना strength जरूर बनाइए. You get lot of questions, 3 to 5 questions. तो एक important concept है, ध्यान से करिए. Strategy मैंने आपको शुरू में ही explain कर दी थी. Try to follow all the steps. ऐसा लंबा पैराग्राफ होगा तो शक्तिमान ना बने कि मैं तो 10-20 सेकेंड में खत्म कर दूंगा. Question demands time. Right? You will have questions which can be done quickly. There are questions which will require time. So एक स्पीड के साथ हर क्वेश्चन को टारगेट ना करें. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. In 1996, the United Nations General Assembly adopted the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, जिसको CTBT कहते हैं, which bans all nuclear explosions for both civilian and military purposes. However, transition आ गया. CTBT is not fully dash yet because it requires dash. तो यानी कि CTBT अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए. तो लागू होने के लिए कौन सी टर्म हो सकती है? लागू होने के लिए इम्प्लीमेंटेशन यूज करा जा सकता है. एक को आप रख सकते हैं डिस्पर्स करना, तो स्कैटर कर देना होता है. राइट, फाइनलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में सेट इन ही नहीं होगा. डिप्लॉयड, यूजुअली आप फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं. राइट, सो आपके पास कौन सा बढ़िया ऑप्शन बचता है? इम्प्लीमेंटेड. राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज येट बिकॉज इट रिक्वायर्स व्हाट? रैटिफिकेशन. रैटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ एन अग्रीमेंट. राइट, सो रैटिफिकेशन इज अ गुड टर्म टू गो फॉर. वो भी मैच करता है. बाय 44 स्पेसिफिक कंट्रीज विद न्यूक्लियर डैश. तो न्यूक्लियर व्हाट? न्यूक्लियर केपेबिलिटीज. राइट, तो several countries including US and India did not ratify it, did not approve it. So take a look at this. यहाँ पर what will be the keyword? CTBT is not fully implemented, right? तो implement करना मतलब आप यहाँ पे अब हिंदी में लागू होना भी कर सकते हैं. It's how do you think, right? So deploy तो आप armed forces को करेंगे, disperse और finalize match नहीं करता, तो 3 options तो easily eliminate हो गए आपके, right? Now coming to this, it requires approval or your ratification. So understand this, if it's a formal
कॉन्टेक्स्ट रेटिफिकेशन इज अ बेटर वर्ड, राइट? तो आप हो सकता है कहीं कि मैम आप अप्रूवल कह रही है रेटिफिकेशन को, बट इट इज लीगली डन, रेटिफिकेशन इज लीगल। सो अगर आप कोई सरकारी काम की बात करें, इन जनरल हो सकता है कोई अप्रूवल हो, बट अगर आप किसी ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन की बात करते हो तो रेटिफिकेशन इज अ बेटर टर्म, राइट? इनक्यूम्बेंट्स एनीवेज मैच नहीं करेगा फॉर द थर्ड ब्लैंक, सो ए विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना ग्रामर रूल्स के तो काम चलेगा नहीं, यू शुड नो द रूल्स। सुनने के बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके आंसर्स इनकरेक्ट होंगे। व्हाट साउंड्स करेक्ट शुड नॉट बी द अप्रोच, एंड until and unless you have read extensively, you have a particular approach in thinking also in English, then it is fine. but अगर आप ऐसे नहीं है तो मेरी सलाह मानिए, चुपचाप रूल्स रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो आप मुश्किल में फंसेंगे, राइट? देन द सेकेंड पॉइंट इज कि आप 3 पैरामीटर्स पे चेक करिए। फर्स्ट, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट? तो दैट्स व्हाट वी से, कंसिस्टेंट होना चाहिए ग्रामेटिकली। सेकेंड, प्रिसाइज, यानी कि इंटेंटेड मीनिंग सही होना चाहिए, मीनिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रिडंडेंसी अवॉइड करिए, कंसाइज आंसर चॉइस को आप पिक करेंगे, राइट? तो कोई ऐसी आंसर चॉइस जिसमें रिडंडेंसी या रेपिटेशन का एरर होता है वो भी यूजुअली इनकरेक्ट होता है। नाउ टेक अ लुक एट द सेंटेंसेस, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। रीड द सेंटेंसेस नाइसली, केयरफुली, धैर्य के साथ। The design process of AI and automation technologies would include ethical considerations. ठीक है, ये sentence तो कोई grammatical mistake इसमें दिखती नहीं है। Now coming to the second choice, this is to ensure that they are developed in a way that is fairly and equitable. तो now please understand, अगर आप कोई भी conjunction use करते हैं तो in that case it should be like fairly and equitably. तो यहाँ पर आपका कौन सा error हो गया? एक आपको मैं रूल बताऊंगी, अगर आप रिवाइज कर सकें तो। पैरेलल स्ट्रक्चर, in fact I will give you 6 major concepts which are tested in NMAT. I will write it down for you. So one is subject verb agreement, very crucial from exam POV. subject verb agreement को अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। सेकेंड would be pronouns. तो pronouns के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रोनाउन नाउन अग्रीमेंट होता है, एक प्रोनाउन कॉन्सेप्ट होता है एम्बिग्विटी का, राइट? ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। थर्ड, टेंसेस जरूर रिवाइज करके जाइए, राइट? टेंसेस में आपको पता होता है कि फॉर्म क्या है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलूं तो आप मेरे को बहुत मजे से बता देंगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बट एप्लीकेशन पीओवी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? देन द फोर्थ इज मॉडिफायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डैंगलिंग एंड मिसप्लेस्ड बोथ। फिफ्थ इज पैरेलल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर टेस्ट हुआ है, और ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस जो प्रेपोजिशन से ड्रिवन होते हैं। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये 6 तो अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो पैरेलल स्ट्रक्चर देखिए आपके पास क्या होता है, कंजंक्शन से एक कॉन्सेप्ट बनता है, आप इसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहिए, पैरेललिज्म कहिए, कोई भी तीनों नाम आपको मिल सकते हैं। तो ये लिख लीजिए, एंड, बट और नॉर अगर आपको दिखती है तो ठीक है, एक आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनको भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं यूजिंग दीज कंजंक्शंस तो इन जो भी एलिमेंट कंबाइन हो रहा है उनका ग्रामेटिकल फंक्शन सेम रहना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए फेयरली एंड इक्विटेबल नहीं हो सकता, फेयरली एंड इक्विटेबली होगा। सो दिस इज वेयर पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं इस्टेब्लिश, तो बी चॉइस आपका ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट हो गया, राइट? आई विल स्टेप असाइड, इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए कि पैरेललिज्म या पैरेलल स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड, बट और नॉर या पेयर्ड कंजंक्शंस जिसमें आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करते हैं, तो जो भी एलिमेंट्स इनसे आप कंबाइन कर रहे हैं उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम रहता है, ठीक है? तो फेयरली एंड इक्विटेबल नहीं होगा, फेयरली एंड इक्विटेबली होगा। So that is the reason B has a samasya with it. Coming to C, this can be done by identifying potential biases around the algorithm and data used for the system. This is logically sound, कोई error नहीं दिखता। Now coming to D, this way AI and automation technologies can be developed in a way that align with societal values and principles.
So this way AI can be developed in a way. Can you see there is redundancy in it? इसी को हम redundancy कहते हैं, right? Can you see this? This way AI and automation technologies can be developed in a way. So this is redundancy. यहाँ पे आपको rephrase करना पड़ेगा so that you are able to convey the idea in fewer words. So मैंने आपको शुरू में 3 principles बताए थे, उसका आपको ध्यान में रखना है, राइट मैंने आपको कहा था ना कंसेशन होना चाहिए. देखिए रिडंडेंसी आ गई ना, दिस वे एंड वे, सो द आइडिया हैज टू बी रीफ्रेज्ड, राइट. सो दिस इज रिडंडेंट. रिडंडेंट जैसे सिट डाउन हो गया ना, सिट डाउन रिडंडेंट हो गया. सो दिस ऑल्सो गोज आउट, डी गोज आउट. बी में पहले ही समस्या है तो ग्रामेटिकली करेक्ट हमें ए और सी दिखते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ए एंड सी का ऑप्शन हमें ई चॉइस में दिखता है. वी विल पिक ई एज द राइट आंसर. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा. रेन एंड मार्टिन से रिवाइज करें, अगर आपने सेशंस अटेंड कर रखे हैं तो और बढ़िया बात है, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड नो थॉरली, राइट. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर भी नहीं दिया है, चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए. द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चरल क्रॉप स्ट्यूमुलेट्स. तो स्ट्यूमुलेट्स इज द हाईलाइटेड वर्ड, मैम ने हाईलाइट कर दिया आपके लिए. अब फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वोकैबुलरी का क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लेगा अगर आप स्ट्रैटेजिकली करेक्ट अप्रोच से करते हैं. स्ट्रैटेजिकली करेक्ट अप्रोच से ज्यादा तो कई केसेस में आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए. मीनिंग नहीं पता तो फिर नैया डूबेगी. तो वोकैबुलरी बिल्डिंग भी अगर आप फाउंडेशन सीरीज में जाएंगे तो हमने कई स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करा है वोकैबुलरी बिल्डिंग की. आप वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करिएगा. आई विल टेल यू, अगर आप MBA वाला चैनल पे हो तो आप जानते ही हो, फाउंडेशन सीरीज पे जाओगे, राइट. तो फाउंडेशन सीरीज में वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज का एक वीडियो है और एक है हाउ टू स्टडी फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी. इसकी मैंने एक एक्सक्लूसिव सेशन लिया है, राइट, कि वर्ड पावर मेड इजी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है बाय नॉर्मन लुइस, राइट. तो अगर आप इसको भी आधा घंटा 15-20 मिनट पढ़ना चालू कर सकते हैं तो वोकैबुलरी के लिए इट्स अ बाइबल, इट्स अ वेरी गुड सोर्स, राइट. बहुत लॉजिकल तरीके से वोकैब बिल्डिंग होती है. दोनों सेशंस देखिएगा, आपके पास जितना समय, ऐसा देखिए वोकैबुलरी ऐसा आप लास्ट मिनट तक भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मिनट नहीं करेंगे वोकैबुलरी. वोकैबुलरी यू कैन डू लास्ट मिनट ऑल्सो. सो वोकैबुलरी पे अभी जितना भी समय है, आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना भी निकाल सकते हैं, समय देना शुरू करिए, right. The production of ethanol from agricultural crop dash economic growth. तो that means it encourages, it promotes, right. हिंडर का मतलब रोकना है, सप्रेस दबाना है, अंडरमाइन वीकन करना है, डिस्करेज आप समझते ही हैं. तो एक्साइट्स इज द ओनली ऑप्शन दैट विल मैच. अब ये इसको कंपेयर करिए विद द ग्रामर क्वेश्चन, राइट. सो फटाफट हो जाएगा. सो when you have to give more time, you have to give more time. तब आप मत कोशिश करिए कि मैं पैरा जंबल में टाइम कट कर लूँ. There will be questions which will be quick to solve. तो यहाँ पे आपका अपने आप समय बच जाएगा, राइट. तो हर क्वेश्चन को आप सेम टाइम नहीं दे सकते. जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज को अच्छे से समझ के अपने टाइम को उसी हिसाब से पर क्वेश्चन इन्वेस्ट करिए, राइट. नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन, वी हैव वन मोर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. चलिए इसको एक बार रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे, जब तो आपको और मजा आएगा. बट अभी एक बार देखिए, अगर आपको रूल्स पता है, एप्लीकेशन पता है तो. So let's take a look at the first sentence. China and Taiwan split for the civil war in 1949. It is basically they split after the civil war. They did not civil war के लिए split नहीं हुए थे, civil war के बाद split हुए थे, right? So इस sentence में precision नहीं है तो A हमें grammatically incorrect दिखता है. Coming to B. Taiwan viewed itself as a separate country and has been elected government for years now with a functional military and flourishing international trade all over the world. So देखो and has been elected government, so this is wrong. What should be the right usage? It should be like has had an elected government, right. Has been an elective नहीं, ताइवान के पास चुनी हुई सरकार है. हैज हैड इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट. डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑकवर्ड इन कंस्ट्रक्शन. सो चाइना एंड ताइवान दे स्प्लिट आफ्टर द वॉर, दे डिड नॉट स्प्लिट फॉर द सिविल वॉर. सो ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, राइट. देखिए इस तरह से स्ट्रैटेजिकली आप कैसे करेंगे ना क्वेश्चंस, अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो. पर कई बार आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन ऑकवर्ड होता है. नाउ कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, चाइना has been adamant about Taiwan being its part under the One China policy. तो सी में कोई ऐसे खास गलती दिखती नहीं है. Now coming to D,
this stresses that Taiwan has been and is a part of mainland China. So this is also right. So what are the incorrect sentences that we have? We have incorrect statement A and B, and the correct statement would be C and D. राइट तो अब आप लॉजिकली क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कर लीजिए. अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट बता दीजिए, करेक्ट पूछता है तो करेक्ट बता दीजिए. अभी आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. तो करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन किस में है? चॉइस बी में. सी एंड डी आर रॉन्ग. ए और बी के साथ क्या समस्या है मैंने आपको बता दी. बोथ दीज आर ग्रामेटिकली करेक्ट. कई बार क्या होता है, दो क्वेश्चन में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पूछा, फिर ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा. अब डायरेक्शन अगर आपने देखी नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. राइट, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर वी डूइंग? Again, we have to look for a highlighted word. Okay, deglobalization is the process that results in the economic trade and investment being on the wane. Wax and wane एक बड़ा popular expression है, तो देखो अगर आपको याद है, solve the question accordingly. Wax and wane करके होता है to go up and come down. So wax is going up, wane is coming down. So deglobalization is the process that results in the economic trade and investment being on the wane between the countries. So decreasing is right. B or C outrightly eliminate हो जाएगा. It's not stabilizing also. तो E also goes out. Now हमारे पास क्या choice बची है? D. So deglobalization can weaken trade relationships, but it's decreasing or diminishing is a broader idea than just talking about the relationship, right? So weakening could be there, but it is overall intensity being reduced. तो जो choice है वो A और D में आप narrow down कर सकते हो. B, C, E easy elimination है, but the holistic answer would be A because there is a decrease in strength, popularity or intensity and not just relationship, right? So its vein is decreasing. So it is just not relationship decreasing, right? It could be intensity decreasing, right? So what is the good answer to go for? We can go for A as the right choice. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we have one reading comprehension set. अब RCs तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से पैसेज को पढ़ो. Then I will explain and then we'll move to the questions. This is a small para-based question. So I'll show you the question also, right? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें एक बार खुद से अटेम्प्ट करने दो, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करो. सो वी जस्ट हेल्पिंग यू आउट देयर कि अगर आपको खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सो यू कुड वेरी इजिली डू दैट एज वेल. चलो, सो आई विल एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन यू द ऑप्शंस ऑल्सो, एंड आई एम श्योर आपने पढ़ लिया है. अगर ज़्यादा समय चाहिए वीडियो पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है. The idea of vacation often conjures up thoughts of trips to far away land. तो जब भी आप वेकेशन की बात करते हो तो आपको लगता है लद्दाख चले जाएंगे, राइट, कहीं दूर पहाड़ियों पे चले जाएंगे. द बेसिक आइडिया, राइट. While it's true that big trips can be fun and even refreshing, they can also take a lot of time, energy and money. अब आप बड़ा ट्रिप करोगे तो आपको पैसा भी जाएगा, छुट्टियां भी ज्यादा लेनी पड़ेंगी, राइट, एनर्जी भी लगेगी. A lot of people feel exhausted just thinking about planning a vacation. तो आइडिया ऑफ प्लानिंग कि भाई अच्छा, स्पेशली इफ यू हैव अ टॉडलर, जैसा मेरा केस है, कि वो आइडिया ही बड़ा इंटिमिडेटिंग होता है कि पैकिंग करनी है, 5 दिन के लिए जाना है. सो इट द थॉट इज एट टाइम्स एग्जॉस्टेड, राइट. तो दे पीपल फील एग्जॉस्टेड, तो सही बात कह रहे हैं. जस्ट थिंकिंग अबाउट प्लानिंग अ वेकेशन, नॉट जस्ट नेविगेटिंग पर्सनल कमिटमेंट, स्कूल ब्रेक्स, बट डिसाइडिंग हाउ टू डेलीगेट major projects or put work on hold just so they can have a stress free holiday, right? अब अगर आपको holiday पे जाना तो फिर ensure that your classes are done, and if you know if your partner is working तो उसको भी अपने projects complete करने हैं, बच्चे का स्कूल की छुट्टी है, so there's so many other hassles that you have to take care of, right? So because of this, some might put off their time away figuring out they'll get to when their schedule is not so demanding. तो फिर ये होता है कि अच्छा जब थोड़ा लीन पीरियड आएगा, जब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर चले जाएंगे, राइट. ओनली टू डिस्कवर दैट द एंड ऑफ द ईयर दैट दे हैवंट यूज्ड अप देयर पेड टाइम ऑफ. तो अल्टीमेटली रियलाइज होता है कि आप तो छुट्टियों का फायदा ही नहीं उठा पाए, यू कुड नॉट गो, राइट. बट वेकेशंस डोंट हैव टू बी बिग. सो हियर व्हाट इज द आइडिया दैट वेकेशन, इट इज नॉट ऑलवेज
जो हमारा माइंडसेट होता है दैट इट हैज टू बी फैंसी एंड देन द आइडिया इज एग्जॉस्टिंग दैट यू शुड गो और नॉट, बट द ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव इज दैट you don't have to go for big vacations, right? In fact, one can experiment with the idea of taking micro vacations. अब छोटे छोटे breaks ले लीजिए on a frequent bias, usually every other week. So every other week, तो how is it possible? But still, ठीक है, these small bits of time can increase your sense of happiness and the feeling of having room to breathe. So if you're not able to take a big vacation, take a small vacation that will give you some relaxation, right? So that's what the idea is. अब question क्या था आपका? Question ये था, choose the option that captures the essence of author's position. So author कहता है छोटी छुट्टी ले लो, बड़ी नहीं मिलती तो, right? So you can take small leaves, they will also regenerate. Micro vacations are time off that require to use a day or less vacation time, and because of their foreign duration, they typically require less effort to plan. देखिए, आइडिया इज दैट इफ यू कैन नॉट गो फॉर अ बिग ब्रेक, गो फॉर अ स्मॉलर ब्रेक. तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी चॉइस है जो इस जो आइडिया है, क्रक्स है, इससे जस्टिस कर पाती है, राइट? A picture seek location can give you a new sense of calm as you approach stressful projects, as working in a beautiful setting like by lake feels almost as good as vacation. तो वही नहीं कह रहा कि कहीं जाके वर्क फ्रॉम होम कहीं और जगह लेके काम करने लग जाओ, तो बिल्कुल अलाइन नहीं आता. If you are feeling like you need a break but cannot find the time for an extended vacations, you can add micro vacations to your life. ठीक है, ये भी tempting choice है. When you cannot find time for an extended vacation, you can take a micro vacation which allows you to recharge before you end up feeling burnt out. Coming to E, taking long vacation is the only way. तो ये तो ऑथर के अगेंस्ट हो गया. सो हमारे पास B और E इजी एलिमिनेशन थे, ठीक है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी. अब आपके पास A, C और D चॉइसेस हैं जिसमें आपको बेटर चॉइस को फिट इन करना है. अगर आप रिविजिट करना चाहते हैं तो बेटर क्लैरिटी आप लास्ट आइडिया को कर सकते हैं, राइट? यूजुअली एवरी अदर वीक दी स्मॉल बिट्स ऑफ टाइम कैन इंक्रीज योर सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड द फीलिंग ऑफ हैविंग रूम टू ब्रीथ. तो रूम टू ब्रीथ मतलब अब आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, राइट? अब देखो विच चॉइस इज बेटर दैट यू कैन पिक. तो अब कंपैरिजन में अगर आप बड़ा टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप छोटी छुट्टी के लिए चले जाइए, राइट? ऑल्टरनेट है. तो बड़ा टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते वाला आइडिया ए में नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा, राइट? सो ये कह रहे हैं कि आपको एफर्ट कम लगेगा, बट अगर ये स्टेटमेंट में पार्ट हम इंक्लूड कर सकते हैं दैट इफ यू कैन नॉट गो फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, प्लान अ शॉर्टर वन. दैट कंपैरिजन हैज बीन डन बाय द ऑथर, राइट? सो ए इज नॉट डूइंग दैट, इन विच डी इज डूइंग दैट. तो अब सी और डी को कंपेयर कर लेते हैं. If you're feeling like time you need break from day to day life but you cannot find any time for extended vacation, you can add micro vacation. तो यहाँ पर देखिए, if you compare A with C and D, C और D में वो comparison वाला element है, इसलिए A का elimination better है. अब C और D पे लड़ाई कर लेते हैं. When you cannot find time for an extended vacation, you can take a micro vacation which allows you to recharge before you एंड अप फीलिंग बर्न आउट. तो यहां पर जो रिचार्ज वाला पॉइंट है वो डी ने कवर किया. तो होलिस्टिक क्या है? विच इज हैविंग मोर पॉइंट्स इंक्लूडेड इन इट, डी, राइट? क्योंकि दैट कैन हेल्प यू रिचार्ज बिफोर यू बर्न आउट. सो दैट एस्पेक्ट हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड. So which is having more pointers in the answer D. That is the reason we will go for D as the final answer. So there could be such options which are very close जो आपको convincing लगेंगे. तो धैर्य के साथ पहले easy elimination करिए. फिर मैंने क्या किया, जैसे मुझे पता चल गया कि यार B और E का elimination easy है, फिर मैंने A को रखा. I did not force myself that I have to pick A or I have to eliminate A, and then I compared A, C and D. So A, I knew that the comparison has been not done, right? Author has not given that particular point कि भाई अगर आपके पास लंबे वेकेशन पे चॉइस नहीं है जाने की तो आप छोटा ले लीजिए. और सी और डी में अच्छा ये बोला कि लंबा टाइम नहीं है तो छोटा वेकेशन लीजिए और छोटा वेकेशन आपको रिचार्ज कर देगा, वो वाला पॉइंट डी ने इंक्लूड कर दिया. तो होलिस्टिक आंसर कौन सा हुआ? होलिस्टिक आंसर डी हो गया, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. So now let's take a look at this particular RC. I will be stepping aside from the screen so that you can read the RC. I'll give you time to read the entire RC. अगर आपको लगता है कि आपको कम समय मिल रहा है तो आप पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो कीप ऑन रीडिंग इट. आइडियली द टाइम प्रोवाइडेड शुड बी सफिशिएंट. एक साथ मैं आपको RC एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका फ्लो और मोमेंटम खराब ना हो, राइट? सो रीड दिस नाइसली. डू इफेक्टिव मैपिंग. NMAT का डिफिकल्टी लेवल compared to CAT in RCs is relatively way too less, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगी.
चलिए, आई चेंज द स्लाइड। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए, आई चेंज द स्लाइड, राइट। और समय चाहिए, प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट। प्रेशर मत लीजिए, अपने मोमेंटम पे काम करिए। We can change the slide. Chaliye, I'll show you the questions, everybody. There are 3 questions with the set. So this is the first question. आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, आप अटेम्प्ट कर लो। मैं सिर्फ इसलिए आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, क्योंकि हमने कैट के भी सेशंस में ये प्रॉब्लम बच्चों की सुनी है कि मैम आप मत एक्सप्लेन करिए, हमारा मोमेंटम ब्रेक होता है, एक बार हम खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर आप एक्सप्लेन करिएगा। बस कीपिंग दैट इन माइंड, आई विल शो यू द क्वेश्चंस, राइट। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो let's show you the next question. This is the second question. Again, what is expected? Pause the video, attempt the question so that you can do it on your own. And now let me show you the third question. Again, pause the video, solve the question. और एक बार अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मैम को ज्वाइन कर लेंगे in understanding the flow of the entire passage, and you can also see what are the solutions of the questions. ठीक है, चलिए देखते हैं another program. So there is another program which has been talked about here, aimed at inspiring low income young adults in the micro grants program founded by Julie Rusk, the co-founder of Civic Wellbeing Partners in California. तो एक जूली रस्क है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है। उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको इंस्पायर करना है। किसको इंस्पायर करना है? यंग अडल्ट्स को। और ये माइक्रो ग्रांट प्रोग्राम है, मतलब छोटे ग्रांट्स देना, कम बजट पे लोगों को पैसा देना, राइट। और the program provides small grants to low income people. So what does the program offer? Offering क्या है कि लो इनकम पीपल को कुछ ग्रांट्स देता है, यूजुअली ऑफ माइनॉरिटी ओरिजिन, टू इनिशिएट न्यू ऑन्ट्रोप्रेन्योरल एक्टिविटी। तो आप कोई नई ऑन्ट्रोप्रेन्योरल एक्टिविटी को बिगिन कर सके, उसके लिए आपको इनिशियली फंडिंग दे दी जाती है, ठीक है। इन सैंटा मोनिका मोस्ट ऑफ द ग्रांटीज आर यंग, तो जिनको पैसा मिलता है वो यंग लोग होते हैं। एंड द एक्टिविटीज विच रेंज फ्रॉम आर्ट्स टू culinary initiatives टू बाइक रिपेयर्स। तो छोटे छोटे ऑन्ट्रप्रनोरशिप प्रोग्राम से वो बिगिन कर सकते हैं। दोज कुड बी आर्ट, दोज कुड बी हैविंग अ स्मॉल रिपेयर शॉप, और इट कुड बी culinary initiatives as well. This benefit low income communities in the city and have positive effects on the hope. So how it is benefiting? So what is the benefit? उसके बारे में बात कर रहे हैं। One reason for this success, तो इसका रीजन क्या है सक्सेस का? इज द डेडिकेशन। सो जो डेडिकेशन है किनकी, रस की और उनकी टीम की, to ensure that the participants have the support they need to succeed. So the dedication is one factor the author is appreciating, which is the reason for success. I close with the profile of Art McCoy, the amazing former school superintendent of the primarily African American Jennings School District in St. Louis, Missouri. When McCoy, so यहाँ पे McCoy का एक केस दिया है, took over the superintendency, Jennings had one of the worst completion records of Missouri high schools. It is then achieved an impressive. So how the transformation happened, right? That's being explained. Career and college placement rate, which is significantly higher than those of other public high schools in the same district. So there was a good positive impact that happened. While McCoy's success is no doubt due to many complex factors, it is evident that critical component. So what was the reason for the success? How he could inspire? Was his ability to inspire students to invest in and succeed in their educational aspirations with seemingly limitless energy and hope. So what was the essential factor that he was able to inspire? Right, now let's read further. McCoy has an unparalleled ability to communicate. Again, McCoy का क्या skill set था? Unparalleled, मतलब जिसको match नहीं कर सकते,
that ability to communicate to wide range of audience, including not only students with genuine empathy. So what was the skill, right? What are the positives? कैसी उनकी communication skill थी, वहां पर mention किया गया है. While encouraging effort, initiative, and persistence, working with McCoy also showed me that dedicated mentorship could transform a failing school district into a cohesive community. तो author के लिए क्या learning थी, that has been mentioned, and inspiration to take daunting challenges. तो अगर कितना भी मुश्किल challenge हो, you can basically pick up that challenge with the sort of mentorship, right? I have never ended a conversation with him, and there have been many, without a restored sense. So, always the author got hope, even during our divided and difficult times. So, even when the times were difficult, the author always got the hope from this gentleman. He is now active in supporting young adults in deprived parts of St. Louis to embrace entrepreneurship and independence as they begin their post education careers, right? तो यहाँ पे दो इंस्टेंसेस देखें. एक इंस्टेंस की बात हो रही है जहां पे यंग इंडिविजुअल्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं so that they can begin with their entrepreneurship activity, and the rest of the paragraph is basically talking about McCoy and his positive impact, right? Now let's read further. At a time where young people are suffering from doubts and anxiety about what their futures hold, it's people like Art McCoy, Soumya Munjal, and Julie Risk who help them believe in themselves and their ability to overcome the challenges. So there are some people who bring hope, who bring positivity, who inspire. While these challenges are complex and daunting, we do not have solutions for many of them. We do know that young people crippled with despair. तो young बच्चों को क्या होता है? They are struggling with hopelessness and anxiety and are far more likely to withdraw from society. तो usually withdrawal आ जाता है, right? You want to go away from people. So restoring hope. So आप अगर किसी तरीके से hope लेकर आ पाए, is not a guaranteed solution. तो ऐसा नहीं है कि hope देने से पक्का सब सुधर जाएगा, but definitely it will help. That is a lesson I learned early in my career from the poor people of Peru and is still hold today in a very difficult context and time. So if you give hope to people, that really helps, right? So be hopeful. चलिए, so what's the first question? Let's take a look at this question. अब अगर आपने passage समझने के बाद questions attempt करे, तो एक बार आप question वापस से glance कर सकते हो. Which of the following statement is true according to the passage? So McCoy's leadership demonstrated mentorship can transform failing schools into supportive communities. Rusk micro grants program primarily targets wealthy entrepreneurs to expand their artistic opportunities. The passage asserts hope alone guarantees permanent solution. Mentorship and targeted support are portrayed as essential step for empowerment. McCoy relied solely on systemic policy changes, not personal qualities. So McCoy की personal skill set को बोला गया, it was just not dependence on systemic policy. He can go out, right? The passage asserts hope alone guarantees. This is extreme. So author कह रहे the first step, but it guarantees no, right? So Rusk programs primarily targeted wealthy entrepreneurs. Reversal, वो तो जिन लोगों के पास weak minority थी उनको target कर रहे थे. अब आपके पास दो अच्छे choices हैं, right? McCoy's leadership demonstrated mentorship can have an impact, right? That has been mentioned, and mentorship and targeted support. तो अब आपको पूरे passage को as a whole consider करना है. तो umbrella statement कौन सा है between A and D? D, क्योंकि D में जो initial grant दी थी रस्क ने, वो वाला point भी है और McCoy का perspective भी include हो गया. So which is a good choice to go for? We'll go for D. तो अगर कोई ऐसा question है जो पूरे passage पे based है, तो एक ऐसे answer choice को preference दीजिए जो holistically पूरे passage को address करता हो. So D is a good choice to go for. Now let's take a look at the next question. इस question में भी अगर आपको लगता है कि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैंने आपको पैसेज समझाया है, so maybe you would want to do it on your own. Now let me explain this to you. According to the passage, which of the following is one of the reasons hope is considered foundational? तो आप last paragraph पे revisit भी कर सकते हैं. Despair makes youth withdraw from society prematurely. But why hope is considered foundational? A तो उसको आंसर नहीं करता. Hope permanently eliminates. So ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि it is permanently eliminating. It's extreme. Anxiety ensures students discover resilience without external help. This is not supported from the text. Restoring hope encourages initiative despite daunting obstacles. Last paragraph से आप easily validate कर पाओगे. Hope alone guarantees. Again, the author is saying it's not guaranteeing permanent solution, but it is important, right? So what is the correct answer for this question? We'll again go for D.
or maybe if you would want, I can exactly take you to the passage from where you can get the answer from. So here, while these challenges are complex and daunting, we do not have solutions. We do know that young people crippled with despair and anxiety are far more likely to withdraw. Restoring hope is not a guaranteed solution but a critical first step. This is a lesson I learned early in my career from the poor people and still holds today in very difficult different context and time. तो यहाँ से आप अपना आंसर वैलिडेट कर सकते हो। जहां हो सके एज सजेस्टेड बार बार आपको बोलते हैं कि पैसेज को रिविजिट करिए, दैट विल रियली रियली हेल्प, राइट। चलिए नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे भी डाउट आता है तो माइक्रो ग्रांट्स का डिस्कशन जो पैसेज है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में किया है, आप रिविजिट कर सकते हो, राइट। वाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज डू माइक्रो ग्रांट्स एम्पावर लो इनकम यूथ। तो अगर आप पहले पैराग्राफ पे जाओगे जहां पर ये केस मेंशन था कि जूली रस्क ने एक माइक्रो ग्रांट प्रोग्राम बिगिन किया है। तो प्रोग्राम प्रोवाइड स्मॉल ग्रांट्स टू लो इनकम पीपल, यूजुअली माइनॉरिटी होते हैं, सो दैट दे कैन इनिशिएट न्यू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, and this benefits low income communities, has positive effect on hopes and aspirations of the grant recipients. One reason for the success is dedication of Rusk and her team to ensure that the participants have been supported to in order to succeed in life, right? Now you can take a look at the options. तो अगर आप रिविजिट करते हैं ना, उससे क्या होता है, कोई इनकरेक्ट आंसर आपको अट्रैक्ट नहीं करता। नाउ बिकॉज स्मॉल फाइनेंशियल बूस्ट पेयर्ड विद सपोर्ट इग्नाइट एंटरप्रेन्योरल एम्बिशन, बिल्कुल रख सकते हैं। माइक्रो ग्रांट्स परमानेंटली सॉल्व स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, पैसेज कहीं से ये आइडिया वैलिडेट नहीं करता। Financial aid alone guarantees success without mentoring. Again, it is not that it is guaranteeing success, we can't say, because such programs rebuild confidence and aspirations in disadvantaged communities. Again, आप इसको भी रख सकते हो। Now the idea is because grants legally prevent economic inequality, intent इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को प्रिवेंट करने का पैराग्राफ ने नहीं बोला। तो आपके पास दो आंसर चॉइसेस है ना, एक आपके पास ए है, एक आपके पास डी है। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो पैसेज है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की आइडिया पे बहुत एम्फेसाइज किया गया है, सो विच इज अ बेटर आंसर टू गो फॉर ए। तो आप पैसेज के हिसाब से डिसीजन लीजिए रादर देन यू नो एन आंसर विच माइट बी करेक्ट, राइट। मेक सेंस। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। We'll follow the similar approach as we have applied to the previous RC. You can read and then we can basically begin the discussion. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's change the slide. If you need more time, you could read it. Let's come to the next paragraph. I'm changing the slide. धैर्य के साथ पढ़ाई करें, मैपिंग करें जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है नोट्स बनाने की, क्विक वर्ड्स लिखने की, कीवर्ड्स, डू दैट, राइट। बट just refrain from detailed note making. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है, आपको एक बढ़िया ओपिनियन भी मिलेगा। चलो अगर और समय चाहिए वीडियो पॉज करो, राइट। अपने हिसाब से पेस को आप एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कम समय चाहिए तो वहाँ पे यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो लेक्चर। जहाँ पर आपको लगता है कि और समय चाहिए वहाँ पे पॉज कर लीजिए। चलिए, so now I'll show you the questions. You can quickly take a glance at the questions. We'll keep it quick, right? आप अपने तरफ से अटेम्प्ट कर लीजिए so that कई बच्चों को लगता है हमें खुद से अटेम्प्ट करना है, तो वो आपका जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। चलिए, I'll show you the next question. I'll show you the next question now, children.
लास्ट क्वेश्चन भी देखिए बिफोर वी बिगिन विद द डिस्कशन. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन, है ना. आपको मैं पैसेज समझाती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस. तो इंटरेस्टिंग था ये भी. पीपल गेट एंग्री फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ रीजन. तो लोग कोई भी रीजन से गुस्सा हो जाते हैं. फ्रॉम द ट्रिवियल वंस, छोटे रीजन भी हो सकते हैं, टू द रियली सीरियस वंस. बट मोस्टली एंगर अराइजेस फ्रॉम ट्रिवियल रीजन. तो यूजुअली जो एंगर का सोर्स रहता है वो ट्रिवियल रीजन रहता है. दैट्स वाई द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्या बोलती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हैज अ सेक्शन ऑफ वेबसाइट डिवोटेड टू एंगर मैनेजमेंट. तो इनके पास एक सेक्शन है जो एंगर मैनेजमेंट को dedicated है. It reads very much like one of the oldest treatises on the subject on anger written by Stoic philosopher Seneca back in the 1st century CE. तो वो सिमिलर सा ये कॉन्सेप्ट देता है. लिख लीजिए सेनेका, इनके इस कीवर्ड में आप जरूर लिखिए प्रॉपर नाउन्स को. सेनेका थॉट दैट एंगर इज टेम्पररी मैडनेस. तो क्या ओपिनियन है सेनेका का? राइट, इवन व्हेन जस्टिफाइड वी शुड नेवर एक्ट ऑन इट. तो अगर जस्टिफाइड भी है तो भी एंगर पे काम मत करिए. Because though other vices affect your judgment, anger affects your sanity. Others come in mild attacks and grow unnoticed, but men's mind plunge abruptly. So you should actually, this is so true, right? आप भी थोड़े से मैम की तरह बड़े हो जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे it is anger is absolutely futile. It doesn't help. Its intensity is no way regulated by its origin. आप इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर इट राइजेस टू द ग्रेटेस्ट हाइट्स फ्रॉम मोस्ट ट्रिवियल बिगनिंग्स. तो इसे छोटी सी बात पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है. राइट, तो सेनेका का ओपिनियन क्या है हमने पढ़ लिया. द परफेक्ट मॉडर्न मिल्यू फॉर एंगर मैनेजमेंट इज द इंटरनेट. अब यहाँ पे इंटरनेट को लेकर आ गए. इफ यू हैव अ ट्विटर और फेसबुक अकाउंट और रीड राइट और कॉमेंट ऑन अ ब्लॉग, यू नो दैट व्हाट आई मीन. Twitter anger has been brought up to new heights. So I'm sure ये भी आप करते ही हैं. By the current president of United States, Donald Trump. तो ट्रम्प साहब को भी ले आया ऑथर डिस्कशन में. I too write quite. तो ऑथर अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है. आई यानी कि ऑथर का यहाँ पे एक केस डिस्कस्ड है. It's a part of my job as an educator as well as I think my duty as a member of the human police. The conversations I have with people from all over the world tend to be cordial and mutually instructive. तो कह रहे कि जो usual conversations होती हैं वो friendly होती है, cordial होती हैं, but occasionally it gets nasty. तो कुछ ऐसे issues हैं जहाँ पे वो conversation nasty हो जाती है. A prominent author who recently disagreed with me on a technical matter quickly labeled me as belonging to a department of bullshit. तो बिल्कुल ही outrightly एक nasty comment दे दिया. Ouch. How is it possible not to be offended by this sort of a thing? तो author कह रहा है कि इतना खराब तुमने कोई comment बोल दिया, troll कर दिया, तो इसे कैसे हम अपना sanity बचाए, कैसे गुस्सा ना हो, especially when it's coming not from an anonymous troll but from a famous guy. और ये जो comment आया ये भी बहुत एक फेमस बंदा था जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उससे आया. by implementing the advice of another stoic philosopher, the 2nd century slave turned teacher, बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, इन्होंने कहा था who admonished his students in this way. admonish मतलब डांटते थे. remember that it is we who torment, it is we who make difficulties for ourselves, that is our opinions do. that means हम खुद ही अपने लिए समस्याएं क्रिएट करते हैं. What, for instance, does it mean to be insulted? Stand by a rock and insult it. And what have you accomplished? If someone responds to insult like a rock, what has the abuser gained? So ये I think बुद्धा की भी एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है कि बुद्धा को कोई एक जना बहुत सारे अब्यूज कर रहा था, तो वो बिल्कुल भी उन्होंने अपना काम नहीं लूज किया, बहुत कंपोज रहे. तो उनके फॉलोअर्स ने पूछा कि ऐसा क्यों है, आपको गुस्सा नहीं आया क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं तो रिसीव ही नहीं कर रहा. जब मेरे को आप कोई चीज दे रहे हो और मैं नहीं ले रहा तो फिर मेरा कई बात का रिएक्शन या रिस्पॉन्स. सो दैट्स अ सिमिलर आइडिया, है ना. Indeed, of course, to develop the attitude of a rock towards insult takes time. तो ऑथर कह रहा है कि भाई इस तरह के एटीट्यूड को डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा. राइट, टाइम भी लगेगा, प्रैक्टिस भी लगेगी. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड. So what did I do in response to the above mentioned rant? तो ऑथर ने क्या किया? I behaved like a rock. तो ऑथर ने भी समझदारी दिखाई, उसने भी रॉक की तरह बिहेव किया. बिहेव करना रॉक की तरह क्या मतलब? आपने इग्नोर कर दिया, did not accept it, right? Focusing my energy instead on answering genuine questions from others, doing my best to engage them in constructive conversations. As a result, said prominent author, I am told is live
लिविड विद रेज वाइल आई रिटेन्ड माई सेरेनिटी। तो आपने क्या किया, अपना मानसिक पीस को प्रेफरेंस दी, यू रिमेन सरीन, यू रिमेन काम, यू डिड नॉट लूज इट, यू डिड नॉट गेट मैड एट द गिवन सिचुएशन, राइट। अब मैंने आपको पैसेज समझा दिया है। अब if you wish you can basically take a look at the questions again for 15-20 seconds and then I can explain you. Which evaluation shows author's way of handling online anger as shown in the passage? Revisit कहाँ करेंगे, लास्ट पैराग्राफ पे, राइट। आप रिसेंट भी पढ़ के आए हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आने की। तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने रॉक की तरह बिहेव किया और उसने एनर्जी कहाँ पे यूज करी, टू एड्रेस जेन्युइन क्वेश्चंस, राइट, टू एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस, राइट। और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया उस ऑफेंसिव मैसेज को। यूज एडवाइस, इग्नोर द जैब एंड फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव रिप्लाईज, एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर डिड। कन्फ्रंट किया ही नहीं, राइट। क्विट सोशल मीडिया, ऐसा भी मेंशन नहीं है। एक्सप्रेस एंगर, वो तो रॉक की तरह रहा, राइट, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। एक्ट व्हेन एंग्री, नहीं एक्ट करा ही नहीं ना उसने तो न्यूट्रल रहा, रॉक की तरह रहा, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए। तो रिविजिट कर लिया तो आपको बिल्कुल भी मतलब 0.1% का भी डाउट नहीं रहेगा, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What inference about anger source and intensity does the passage support? The intensity of anger always matches how serious the original issue is. नहीं, उसने कहा छोटे ट्राइवल मैटर्स पे भी बवाल हो जाता है. Only serious anger and not trivial anger affects one's sanity. Again, the passage is saying even small matters can explode. Other vices are stronger than anger because they arrive gently. No such comparison. Anger can explode from triggers and does not scale with the cause. Yeah, it can scale with any intensity. D, we can keep. The internet cools temper and online space reduces anger. No, opposite. राइट। तो ए बी सी ई वैलिडेट नहीं होते, राइट। छोटे से ट्रिगर से भी एंगर बढ़ जाता है और डिपेंड नहीं करता कि बड़ा कॉज होगा तो ही ज्यादा गुस्सा आएगा, इररेलेवेंट है। सो डी विल बी द राइट आंसर। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the passage, the rock image from Epictetus mainly serves to. So you can go back, right? अगर आप जाओगे तो basically आप अगर react नहीं करोगे तो उसका मतलब कहने दीजिए जिसको जो भी कह रहा है, right? Remember that is we who torment, is who we make things we who make difficulties for ourselves, that is our opinions do. What, for instance, does it mean to be insulted? Stand by a rock and insult it, and what you have accomplished, right? So if someone responds to insult like a rock, what has the abuser gained? तो आप कोई आपको उकसा रहा है और आप उसको कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, तो वो उकसाने वाले को तो कुछ बचा ही नहीं ना। सो प्रूव फेमस पीपल नेवर गेट अपसेट। ऐसा नहीं बोला कि ऑनलाइन वाला तो बेचारे टाइम पे ऑनलाइन कुछ नहीं था, राइट। Show that insult stings only if we are allowed to shape our opinion. We can keep this. Anger that argue that staying silent is same as accepting defeat. No such idea promoted कि भाई defeat स्वीकार कर लेने जैसा है. Claim that only anonymous trolls create. Anonymous troll वाला idea is not introduced by this gentleman, right? Show that insults from well-known figures require a response to restore balance. Irrelevant, right? Opposite. Author कह रहा है कि आप तो रॉक की तरह रहो, आप कुछ दूसरा आपको गाली देता रहेगा, आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो जो बेचारा गाली दे रहा है उसके पास क्या ही बचा ना। सो दैट्स हाउ इट will be B, which will function as the right answer. ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ोगे। मैंने आपको पूरा पैसेज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड आई होप यू रियली लाइक दिस सेशन। देखिए ऑब्जेक्टिव और फ्रूटफुलनेस इन लेसन्स की तभी होगी जब आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे, राइट, और एक्सप्लेनेशंस देखते रहेंगे। So we'll have more such sessions, but just don't simply watch it as a video. Like I previously also said, I know I'm repeating myself, but it's an important suggestion. Parallelly करिए questions को, आपकी practice भी अच्छी होगी, आपको learning भी मिलेगी, आपको पता भी चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, and this will actually make a difference in your preparation, right? So keep working hard. I wish you all the success. God bless you. Vijay Bhav.